नमस्कार दोस्तों। आज हम ल्यूसेंट की नेक्स्ट वीडियो करेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात किसके पश्चात अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बंट जाता है। जो श्वेत प्रकाश होता है वो अपवर्तन के पश्चात वर्णक्रम की प्रक्रिया के माध्यम से 7 रंगों में बट जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी अंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। मतलब सबसे ज़्यादा विक्षेपण फैलाव किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम फैलाव किस रंग का होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इसी कारण से रेल को रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विभिन्न रंगों के आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार है। बैंगनी, अगर हम देखें जो 7 रंग हैं वो विक्षेपण में ऊपर आएगा बैंगनी, फिर वो जामुनी जिसको हम इंडिगो कहते हैं, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लास्ट में आता है लाल, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, विक्षेपण सबसे कम होता है। अपवर्तनाक सबसे कम होता है। और जिस रंग का अपवर्तनाक सबसे कम होता है उसकी जो विक्षेपण की दर है वो भी सबसे कम होती है। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोण से विक्षेपित होते हैं। अर्थात बैंगनी रंग का कोण भिन्न होता है और लाल रंग का कोण भिन्न होता है, जिसके ऊपर वो झुके होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनाक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थों में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनाक बढ़ता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी प्रकाश रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और तथा अपवर्तनाक सबसे अधिक होता है। अर्थात जिस वस्तु का अपवर्तनाक जितना ज़्यादा होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। इसमें दिया हुआ है कि बैंगनी रंग के प्रकाश का जो वेग है सबसे कम होता है और इसी कारण उसका अपवर्तनाक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है तो अपवर्तनाक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष क्या होता है? परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है, जिसमें हम तीनों घटनाओं को देख सकते हैं, परावर्तन की घटना को भी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को भी और अपवर्तन की घटना को भी। हमने पहले जिक्र किया हुआ है कि परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी भी धरातल से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है उसको परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब 100% वापस आना और एक हमको वस्तु चमकीली दिखती है उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिस प्रकार राजस्थान में यानी रेतीली ज़मीन पर जो हमको एक भ्रम होता है पानी का वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। हीरा का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है तो वह विभिन्न दिशा में फैल जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं। इसकी कोई एक दिशा नहीं होती। और वहीं परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है, मान के चलें ये हमारा अक्ष है, आपतित किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण से वापस परावर्तित हो जाती है। मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें क्या लिखा है? जब वर्षा हो रही है और उस पर सूर्य की किरणें आकर टकराती है, इसमें क्या होता है? 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। इससे कौन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में
वंशु है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री और बाहर वाली लाल किरण आंख पर 42 डिग्री का कोण बनाती हुई है। द्वितीय इंद्रधनुष क्या होता है? जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन होता है, द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन होता है। द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग। लेकिन प्राथमिक में क्या था? बाहर की ओर लाल रंग और अंदर की ओर बैंगनी रंग, बिल्कुल अपोजिट है। बाहर वाली बैंगनी किरण आंख पर 54 डिग्री का कोण बनाती है लगभग, और अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री का कोण बनाती है। द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है, अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा क्लियर होता है। अब आता है हमारा टॉपिक रंगों के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राथमिक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग क्या होते हैं और पूरक रंग क्या होते हैं। प्राथमिक रंग सिर्फ 3 ही रंग ऐसे हैं जो प्राथमिक रंग हैं, लाल, हरा और नीला। इनसे ही हम द्वितीयक रंग का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार द्वितीयक रंग कौन कौन होते हैं? पीला, जिसको हम कहते हैं पिंक, येलो, मजेंटा और पिकॉक नीला, ये द्वितीयक रंग है। इनका निर्माण प्राथमिक रंगों में से 2 को मिलाने से होता है। जिस प्रकार अगर हम देखें तो मजेंटा का निर्माण कैसे हुआ है? मजेंटा का निर्माण हुआ है लाल और नीले से, ये होता है मजेंटा। और पिकॉक नीला बना है हरे और नील से, और लाल और हरे से पीले का निर्माण होता है। देखते हैं, दोबारा देखते हैं। मजेंटा होता है लाल और नीला, पिकॉक नीला होता है हरा और नीला, और या इसको हम नीला और हरा भी कह सकते हैं। नीला हरा पिकॉक नीला, लाल हरा पीला और लाल नीला मजेंटा। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें पूरक रंग कह सकते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा मजेंटा रंग किससे बना है? लाल और नीला से। हमको पता है कि एक रंग की कसर है जो इनका पूरक है, क्योंकि हमने देखा कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला, श्वेत। तो अगर हम मजेंटा में श्वेत रंग मिला देते हैं तो वह श्वेत रंग बन जाएगा। नहीं सॉरी, हरा रंग मिला दे तो वह श्वेत रंग बन जाता है। और इसी प्रकार अगर हम देखें पिकॉक नीला किससे बना होता है? नीला और हरा, इसमें किस चीज की कमी है? लाल रंग की कमी है। अगर हम पीले पिकॉक नीले में लाल रंग मिला देते हैं तो श्वेत रंग का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार पीला रंग लाल और हरे से बना है, इसमें नीले रंग की कमी है। अगर इसमें नीला रंग मिला देते हैं तो श्वेत बन जाता है। इसको हम कहते हैं पूरक रंग, जो श्वेत रंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के श्वेत रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाने वाले रंगों में अशुद्धियां होती है। अगर हम दैनिक जीवन में इन रंगों का उपयोग मिलाकर श्वेत रंग बनाने का प्रयास करें तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें जीवन में जो रंग होते हैं वो प्योर नहीं मिलते, और प्रकाश का जो अपवर्तन के कारण जो रंग होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग किस प्रकार होते हैं? वस्तु जिस रंग पर दिखलाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है और शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अर्थात जो वस्तु जिस रंग की हमें दिखाई देती है उसका कारण क्या है? वह वस्तु उस रंग को हमारी तरफ परावर्तित करती है, और बाकी जो 6 रंग हैं उनको अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह श्वेत दिखाई देती है, क्योंकि सभी 7 रंग मिलकर किस रंग का निर्माण करते हैं? श्वेत रंग का निर्माण करते हैं, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव श्वेत होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती वह काली दिखाई देती है। इसलिए जब काले गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि उससे प्रभावित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता, हरे रंग का वो वह शोषित कर लेता है। विभिन्न वस्तुओं के रंगों की किरणें डालने पर ये किस तरह की दिखाई देती हैं, इससे हम देख सकते हैं। सफ़ेद कागज सफ़ेद किरणों में सफ़ेद दिखाई देता है, लाल कागज लाल किरणों में लाल दिखाई देता है। अगर हम सफ़ेद कागज को लाल किरणों
किरणों में देखें तो लाल दिखाई देगा, हरी किरणों में देखो तो हरा दिखाई देगा, और पीली किरणों में देखें तो पीला दिखाई देगा, और नीली किरणों में देखें तो नीला दिखाई देगा, क्योंकि श्वेत पृष्ठभूमि होने के कारण वो वैसा ही रंग दिखाता है जैसा वो किरण उसके ऊपर पड़ती है। अगर लाल कागज देखें, लाल किरणों में लाल दिखाई देगा और श्वेत किरणों में भी लाल दिखाई देगा, लेकिन बाकी जो रंग होते हैं वो काला ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आगे रंग है। और प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। अर्थात प्रकाश के तरंगों की व्यतिकरण की प्रकृति कैसी है, वो प्रकाश के तरंग की प्रकृति पर निर्भर होता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया, जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमारा देखते हैं, पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ सकते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम की दृष्टि से। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया मानव नेत्र। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है और एचएस में तो कई बार पूछा है, और एचएसएससी और एचपीएससी में तो पूछते रहते हैं। मानव दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मानव का नेत्र लगभग 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को सही दृष्टि से देख सकता है, सही कैपेसिटी से देख सकता है। निकटदर्शी रोग, इसको हम मायोपी भी कहते हैं। निकटदर्शी रोग में क्या होता है? व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो देख सकता है आसानी से साफ, लेकिन दूर की वस्तु उसको नहीं देख सकता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। इससे क्या होता है? जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, क्या होता है इससे? लेंस की फोकस दूरी गोलाई बढ़ जाती है। मान के चलिए सामान्य है तो गोलाई इतनी हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, क्योंकि पहले फोकस दूरी यहाँ एफ था, लेकिन तो अपनी जगह पे रहेगा, तो ये फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इसका मतलब क्या है? जो दूर की वस्तु देखने के लिए जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है? रेटिना से आगे बन जाता है। रोग का निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें दूर की वस्तु देखनी है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ऑप्शन पूछ सकते हैं कि लेंस की मोटाई घटती है, बढ़ जाती है, और गोलाई बढ़ती है, घटती है, तो इसमें क्या होता है? बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। क्योंकि अगर लेंस ये होती है फोकस दूरी, यहाँ पर एफ हो गया, ये होगी वक्रता त्रिज्या, ये दूरी अगर इसकी मोटाई बढ़ा देते हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और इसकी लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। और इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? वो इम्पोर्टेंट। निकटदर्शी के लिए अवतल लेंस का होता है, और इसी प्रकार दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं हम दूरदृष्टि रोग, जिसको हम हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। इस दोष में क्या होता है? व्यक्ति दूरदृष्टि में दूर की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखलाई देती है और निकट की वस्तु दिखलाई नहीं देती। मतलब गोलाई निकट की देखने के लिए क्या होता है? अगर समान ये हो जाता है, लेंस की जो ये है, तो अगर दोष होता है तो बिल्कुल पतला हो जाता है। इससे क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी गति बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता भी घट जाती है। इसमें क्या, जो रेटिना बढ़ना होता था वो पहले ही बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। और पहले क्या था? पहले में रेटिना के आगे बनता है। आगे मतलब ये अगर प्रतिबिंब यहाँ बनना है तो वो कहाँ बन जाता है? पहले आगे बन जाता है। दूर की देखने के लिए हमें यहाँ ना बनकर पहले बन जाता है।
और निकट की देखने के लिए निकट की दूर बनता रेटिना के पीछे बनता है। इससे लेंस की क्षमता भी घट जाती है। इसके निर्माण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे वीडियो करेंगे जरा दृष्टि दोष और जो अन्य साइंस के बिंदु हैं। धन्यवाद दोस्तों।